टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम इस पूरी सीरीज में एमसीक्यू और उनकी व्याख्याओं के माध्यम से 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं उन पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो इकोनॉमी के लिए है, तो इकोनॉमी में जितने भी आपके सवाल बन सकते हैं 2026 के लिए उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे पहले सवाल को। हमारा जो पहला सवाल है ये बात करता है, आपसे सवाल है कि भारत में बीमा प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला है वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 के बीच बीमा पैठ में वृद्धिशील प्रवृत्ति देखी गई है। दूसरा हमारा ऑप्शन है वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 के बीच बीमा सघनता में वृद्धि का रुझान देखा गया, जो प्रति व्यक्ति बीमा व्यय में उच्च स्तर को परिलक्षित करता है। हमारे सामने आपके दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताएंगे, आपको क्या लगता है। तो इसका जो सही जवाब है, अगर आप देखें इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो बीमा पैठ की बात हो रही है, जिसको हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी कहते हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में वृद्धि नहीं हुई है, तो ये गलत है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। हमने देखा कि ऑप्शन बी सही जवाब है। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पूरे सवाल में मौजूद हैं। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं? सबसे पहला है आपका बीमा पैठ का क्या मतलब है, यानी कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, और दूसरा है आपका बीमा सघनता का क्या मतलब है। दोनों को हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले बीमा पैठ की अगर आप बात करें, बीमा पैठ यानी कि आपका जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसका बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि भारत के किसी देश की कुल जीडीपी के मुकाबले एक वर्ष में कितना प्रीमियम का भुगतान किया गया है, उसको हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहते हैं। यानी कि एक मान लीजिए किसी देश की जीडीपी जो है वो 100 रुपए की है और उसमें जो लोग इंश्योरेंस जिन्होंने ले रखा है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं 50 रुपए का, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना हो गया? 50% के आसपास हो गया। इसको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहा जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस डेंसिटी बेसिकली आपका ये दिखाता है कि एक देश में जो प्रति व्यक्ति प्रीमियम है वो कितना है, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति, एक औसत व्यक्ति जो है वो कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है। तो ये दो पॉइंट यहां पर आपको याद रखने हैं। अब अगर आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि 2023 से 2024 के बीच में जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 4% से घट करके 3.7% के आसपास आ चुका है। आप याद रखिएगा ये किसका परसेंट है? ये जीडीपी का परसेंट है। तो हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 2023 में 4% से घट करके 2024 में 3.7% के आसपास पहुंच चुका था, यानी कि ये गिरावट आई है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। भारत में अगर आप इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें तो इंश्योरेंस डेंसिटी जो है वो 2023 में 92 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति वर्ष से बढ़ करके अभी 2024 में ये 95 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति जो है पहुंच चुका है। ये क्या दिखाता है कि एक व्यक्ति औसतन बीमा प्रीमियम पर कितना पैसा खर्च करता है, तो ये पैसे दिखाता है और ये परसेंटेज दिखाता है। तो ऊपर जो अगर आप पेनिट्रेशन की बात करें तो वो कम हुआ है और डेंसिटी आपकी बढ़ी है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट यहां पर आपके सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट आपसे है कि वित्त वर्ष 2011 से वित्त वर्ष 2022 के बीच कुल ऋण में बैंकों की हिस्सेदारी में गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली, जो कुल ऋण के लगभग 3/4 से घट करके 2/3 से भी नीचे आ गया है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है वित्त वर्ष 2024 में आईपीओ लिस्टिंग की संख्या के संदर्भ में भारत ने वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो दो स्टेटमेंट हमारे सामने है, हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जवाब बताएंगे। फिलहाल इस पर अगर आप डिस्कशन करें तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। भारत में जो टोटल बैंक लोन देते हैं उनकी हिस्सेदारी कम हुई है और जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से लोन दिए जाते हैं इनकी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और आईपीओ के बारे में तो हम बहुत पहले से सुन रहे हैं। भारत का जो आईपीओ मार्केट है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और इसको लेकर के कई बार सेबी की तरफ से चिंता भी जाहिर की गई है कि भारत के अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो आईपीओ को एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, तेजी से पैसे कमाने वाले इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देख रहे हैं, जबकि आईपीओ बहुत रिस्की होता है। तो ये बात यहां पर आपका बताई गई है। तो ये दोनों पॉइंट हमने देखे, तो ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी आपका इसका सही जवाब है। तो अगर आप भारत में देखेंगे, भारत का जो वित्तीय क्षेत्र है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है और भारत के कुल उपभोक्ता ऋण में जो बैंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा कम हुआ है। बैंकों का डिस्ट्रीब्यूशन 2014 में जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं
जो सॉरी माफ कीजिएगा, जो कुल उपभोक्ता ऋण है उसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। कुल उपभोक्ता ऋण की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर के 32% के आसपास पहुंच चुकी है। और गैर बैंकिंग वित्त पोषणों की जो भूमिका है, यानी कि हमने देखा था जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि आपको देखने को मिली है। और कुल जो कुल ऋण में बैंकों की हिस्सेदारी जो है वो वित्त वर्ष 2011 में 77% से घट करके अब 58% के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि आपका जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी हिस्सेदारी टोटल लोन में घटी है, और जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हिस्सेदारी बैंकिंग लोन में बढ़ी है। इसके अलावा आईपीओ की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भारत का जो आईपीओ मार्केट है वो 2013 से 2024 के बीच में 6 गुना बढ़ा है। भारत के आईपीओ मार्केट में 6 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सवाल है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये एक फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि आपकी नींव को इसमें मजबूत किया जाएगा। बेसिक आपका जो बेस है वो मजबूत होगा। इसमें आपको प्रीलिम्स को भी कवर किया जाएगा, इसमें आपका मेंस को भी कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें कवर रहेंगे। इसमें सारे टॉपिक्स को बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर किया जाएगा, और इसके साथ साथ लगभग 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं जो हैं वो इस पूरे कोर्स में आपको देखने को मिलेंगी। 14 महीने तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी और 18 महीने तक आप क्लासेस को देख पाएंगे। 2 साल तक आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस भी मिलेगा और 10 प्रिंटेड कलर नोट्स भी आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। यानी कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इस पूरे कोर्स में मौजूद है, जो कि आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर और व्यवस्थित बनाएगा। और कोर्स का प्राइस भी बहुत कम है, मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए, तो क्योंकि आप हमारा रिवीजन प्रोग्राम देख रहे हैं, तो रिवीजन प्रोग्राम को देखने की वजह से आप ये कोड इस्तेमाल करिए। कोड आपके सामने लिखा हुआ है AKSHAY, कैपिटल लेटर्स में इसको इस्तेमाल करिएगा, आपको और भारी डिस्काउंट इस पूरे प्राइस पर, इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें EMI की सुविधा भी आपको मिलेगी, यानी कि आप हर महीने कुछ मंथली पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कोर्स आपको अलग अलग मीडियम्स में भी मिलेगा। हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, और इंग्लिश मीडियम में भी ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला हमारा सवाल है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत के वस्त्र निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे स्टेटमेंट है, भारत के शीर्ष वस्त्र निर्यात में कपास और कपास आधारित उत्पादों की व्यापक भागीदारी रही। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, भारत की वैश्विक परिधान बाजार हिस्सेदारी चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी कम है। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, भारत के परिधान निर्यात में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी संयुक्त रूप से 50% से भी ज्यादा रही है। तो अब हमको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। अब अगर आप देखें यहां पर, अगर आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करें, इसमें सबसे ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट आपको लगता है कि सबसे ज्यादा सही हो सकता है। तो इसमें कई बार जो है वो हम बांग्लादेश के बारे में कई बार हम पढ़ते हैं, चाइना के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत से कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है। तो ये स्टेटमेंट आपका कहीं ना कहीं सही हो सकता है। तो दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप सही मान लें, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो यहां पर क्या हो जाता है, आप सी को तो ऐसे ही काट सकते हैं, तो सी तो बिल्कुल सही जवाब नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि भारत जो है अपना ज्यादातर टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट करता है वो यूरोप को करता है। यूरोप की कलेक्टिव एंटिटी है, यूरोप को किया जाता है, अमेरिका को किया जाता है। तो ये भी सही यहाँ पर सही इसका जवाब है, 50% से भी ज्यादा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत के शीर्ष वस्त्र निर्यात में कपास और कपास आधारित उत्पादों की हिस्सेदारी भी काफी व्यापक है, यानी कि ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब है। भारत का वस्त्र निर्यात अगर आप देखें 2023 में भारत का जो वस्त्र निर्यात था वो लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास था, 34 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास था। इसमें जो परिधान की हिस्सेदारी थी, इसमें जो आपका कपड़ों अपैरल्स की हिस्सेदारी थी वो 42% के आसपास थी। और 42% में भी अगर आप देखें, इसके बाद जो आपका कच्ची और अर्धनिर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी थी 34% के आसपास, और फिर आपका गैर परिधान वस्तुओं की हिस्सेदारी 30% के आसपास। अब इसमें भी अगर आप देखें तो भारत जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है वो अमेरिका और यूरोप को करता है। 66% अमेरिका और यूरोप को हम करते हैं, तो ये सबसे आगे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत के निर्यात बास्केट में कपास आधारित उत्पादों का वर्चस्व मौजूद है, जहां पर 2023 में हमने जो शीर्ष 10 वस्त्र निर्यातों में से
8 जो है कपास की वस्तुएं थी। तो 8 जो 10 हमने जो सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया उसमें से 8 तो कपास से रिलेटेड प्रोडक्ट थे, तो कपास सबसे ऊपर है, तो पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है। और फिर दूसरा अगर आप देखें तो भारत की भारत का जो टोटल हिस्सेदारी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक परिधान बाजार में वो मात्र 2.8% के आसपास है, जबकि अगर आप चाइना की बात करें तो ये चाइना का 30% के आसपास है, बांग्लादेश के 9% के आसपास है और वियतनाम का 7% के आसपास है। यानी कि भारत जो है वो इन 3 देशों से काफी पीछे है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है एनएनपी को लेकर के। एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को लेकर के। नेट नेशनल प्रोडक्ट में बाजार मूल्य, याद रखिएगा एक एक पॉइंट हमको देखना है। बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस पर निम्नलिखित समायोजनों में से किसके द्वारा कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, आपसे केवल इतना पूछा गया है कि अगर आपको मार्केट प्राइस दिया गया हो, अगर आपको मार्केट प्राइस दिया गया हो और आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। इतना सिंपल सी बात यहां पर आपको इस सवाल में देखनी है। और इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला में भी जो है मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। देखिए मार्केट प्राइस आपका पहले आता है, आपका सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट पहले आता है और फिर आता है आपका मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट पहले आता है फिर आता है आपका मार्केट प्राइस। एक लाइन इस तरफ को खींचिए, सबसे पहले आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाते हैं। इसमें आपको जो है जो आपका टैक्स है वो ऊपर ऐड करना होता है और सब्सिडी नीचे सब्ट्रैक्ट करनी होती है। सब्सिडी नीचे सब्ट्रैक्ट करनी होती है यानी कि घटानी होती है। अब ये तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है, तो हमको इसका उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि हमको सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा और जो आपका टैक्स है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी कि उसको हटाना पड़ेगा। तो अब यहां पर देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन आपका क्या है, तो इसमें सब्सिडी को घटाने की बात कहां पर की गई है, अप्रत्यक्ष करों को घटाना और सब्सिडी को जोड़ना, सब्सिडी को ऐड करना। तो ये ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो आपको टैक्स ऊपर रखना है, ऊपर टैक्स रखना है, नीचे सब्सिडी रखनी है, ऊपर वाले को ऐड करना है, नीचे वाले को घटाना है। तो टैक्स को ऐड करना है, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो इसका उल्टा कर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। अब देखें अगर आप ऑप्शन सी यहां पर इसका सही जवाब है तो ये वही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं जो चीजें हमने बीते उस पर डिस्कशन किया है। इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर आपका और दिया गया है। अगर आपको मान लीजिए अगर आपको एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है और आपको जीडीपी दिया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको कौन सी एंटिटी का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा। तो अगर आपको जीडीपी से एनडीपी निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ता है, मूल्यह्रास को घटाना पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने देख लिए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। 4 कंपोनेंट आपके सामने दिए हुए हैं और हमको ये बताना है भारत में कोर मुद्रास्फीति में यानी कि कोर इन्फ्लेशन में मापते समय उपयुक्त में से कितने शामिल नहीं होते, कितनों को ऐड नहीं किया जाता है। तो इसमें अगर आप देखें 4 कौन कौन से हैं, खाद्य उत्पाद हो गया, ईंधन और ऊर्जा हो गया, वस्त्र और फुटवेयर हो गया और विनिर्मित वस्तुएं हो गया। अब यहां पर आपको पता है 2 तरीके के इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा। कौन कौन से इन्फ्लेशन, एक होता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं और दूसरा हम कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। एक हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, एक कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारा ऑल कमोडिटीज को शामिल किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में ऑल कमोडिटीज को शामिल किया जाता है। लेकिन जब आप कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑल कमोडिटीज में से फ्यूल और फूड को घटाना होता है। फ्यूल और फूड को घटाना होता है। तो ये हमने फॉर्मूला देख लिया। अब हम सवाल पर आते हैं कि इनमें से जो चीजें हमारे सामने दी हुई हैं उसमें से फ्यूल कौन कौन सा है और फूड कौन कौन सा है। तो एक बार देख लेते हैं हम। इसमें से खाद्य उत्पाद जो है ये आपको क्या है, ये आपको घटाना पड़ेगा। खाद्य उत्पाद क्या है, एक तो ये आपको घटाना पड़ेगा। ये क्या है, ये आपका फूड हो गया। और फिर दूसरा आपका ईंधन और ऊर्जा यानी कि फ्यूल हो गया, ये भी आपको घटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये दोनों शामिल नहीं होते हैं। बाकी वस्त्र और फुटवेयर जो हैं ये भी शामिल होते हैं और आपके जो विनिर्मित वस्तुएं हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये भी शामिल होते हैं। तो इन दोनों को शामिल किया जाता है। तो 2 शामिल नहीं होते हैं, 2 शामिल होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। कोर वो बाकी वही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं कि आपका जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है
उसमें से जो अस्थिर घटक होते हैं यानी कि जो आपके वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, तो फूड और फ्यूल का जो प्राइस होता है उसको बहुत वॉलेटाइल माना जाता है, क्योंकि इनके प्राइस कभी भी ऊपर चला जाता है, कभी भी नीचे चला जाता है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनको बहुत ज्यादा टारगेट नहीं कर पाती है। अगर आप फूड के प्राइस की बात करें तो भारत का जो फूड का प्राइस है वो मानसून पर बहुत डिपेंडेंट है। जब मानसून अच्छा होता है, चाहे आरबीआई की पॉलिसी कैसी भी हो, अगर मानसून अच्छा है तो भारत में जो फूड के प्राइस हैं वो कम रहेंगे, और अगर मानसून अच्छा नहीं है तो फूड के प्राइस बहुत खराब रहेंगे, चाहे आरबीआई की पॉलिसी कुछ भी रही हो। जैसे अगर आप देखेंगे अभी पिछले साल मानसून अच्छा था, तो इस साल हमारे जो फूड के प्राइस हैं वो बहुत कम बने हुए हैं। तो ये दोनों जो कंपोनेंट हैं फूड और फ्यूल के, ये बहुत वॉलेटाइल कंपोनेंट माने जाते हैं। तो इसी वजह से इन दोनों कंपोनेंट्स को घटा दिया जाता है, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला जो हमारा सवाल है ये एंगल्स के नियम को लेकर के है। एंगल का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आय और बचत, ऑप्शन बी आय और व्यय, ऑप्शन सी कीमत और उपभोग, ऑप्शन डी परिसंपत्ति और निवेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है, जो एंगल्स का नियम है ये आय और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। आय और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है, आय और व्यय के बीच के संबंध को दर्शाता है। बहुत सिंपल सा नियम है। नियम ये कहता है, एंगल का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे घरेलू आय में बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। और एंगल का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे घरेलू आय में बढ़ोतरी होती है, भोजन पर जो खर्च होता है हमारा, वो खर्च जो है वो कम होने लगता है, उसका अनुपात कम होने लगता है। जबकि दूसरी जो चीजें हैं, जैसे शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया, सुख सुविधाएं हो गई, धन सृजन हो गया, इस तरीके के जो गैर फूड प्रोडक्ट्स हैं उन पर हमारा जो खर्चा है वो बढ़ता रहता है। और यही चीज इसका अगर आपको एप्लीकेशन देखना है कि इसका एप्लीकेशन कहां पर हुआ है, तो अभी आपको पता है भारत सरकार की तरफ से सीपीआई की नई सीरीज जारी की गई है। सीपीआई का पुराना बेस ईयर क्या था ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई का जो नया बेस ईयर है वो 2024 बनाया गया है। और इसके साथ साथ सीपीआई की जो आपकी जो वेटेज दिया जाता है, सर, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी माफ कीजिएगा, जो मॉस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से जो एक बास्केट तैयार की गई है प्रोडक्ट्स की, उस बास्केट में अलग अलग चीजों को जो वेटेज दिया जाता है, पहले वो वेटेज जो फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट का जो वेटेज हुआ करता था वो ज्यादा हुआ करता था। लेकिन इस बार का जो हमारी सीरीज है, जो नई सीरीज है, जो नई बास्केट है, उसमें फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट का जो वेटेज है, उस वेटेज को सरकार ने कम कर दिया है, मॉस्पी ने कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि एंगल्स का नियम यहां पर लागू हो रहा है। एंगल्स का नियम ये कहता है कि लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ती है उसके साथ साथ लोग खाद्य पदार्थों पर खर्च करना कम कर देते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ आप कितना ही खा सकते हैं। आपकी इनकम मान लीजिए 100 रुपए है और आप 20 रुपए का खाना खाते हैं, आपकी इनकम 200 रुपए हो जाएगी तो मान लीजिए आप 40 रुपए का खाना खाने लगेंगे। लेकिन जब आपकी इनकम 400 हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है 80 रुपए का खाना खाएंगे, क्योंकि खाने की क्षमता तो लिमिटेड है, फूड का जो हमारी जो क्षमता है वो तो लिमिटेड है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, खाने पर जो हमारा खर्च है वो खर्च कम होता जाता है। वो चीज आप यहां पर देख पाएंगे। यही बात एंगल्स का नियम बताता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और एंगल वक्र किसी विशेष वस्तु या सेवा पर होने वाले व्यय में आय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाकर इस संबंध को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला जो हमारा सवाल है वो सीपीआई को लेकर के है। सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, किन कामों के लिए सीपीआई का इस्तेमाल होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी है, या चौथा दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है, महंगाई भत्ते का सूचकांकन करने के लिए, इंडेक्सेशन करने के लिए, हेडलाइन मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए, और राष्ट्रीय लेखाओं के अपस्फीति कारक के तौर पर। तो अब इसका जो सही जवाब है कि इनमें से किसके लिए हम सीपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो सारी चीजों के लिए सीपीआई का इस्तेमाल होता है। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए हम सीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी चार यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो अब देखें अगर आप, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब है। सारी चीजों के लिए आप सीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आरबीआई द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 2016 से आरबीआई को यह टारगेट दिया गया था कि आरबीआई को हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 4% ±2 के आसपास रखना है। 4% ±2 के आसपास रखना है। और ये 4% कहां से आता है? ये 4% भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन है। तो इसके लिए भी सीपीआई को इस्तेमाल किया जाता है। महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए भी सरकार
जो सीपीआई है उसके डेटा का इस्तेमाल करती है। भारत के हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन का मतलब ये है कि जिस इन्फ्लेशन को हम सुनते हैं, जिसको न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर हेडलाइंस में शामिल किया जाता है। तो आज अगर आप न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं कि भारत का इन्फ्लेशन 4% पहुंच गया है, 5% पहुंच गया है, 10% पहुंच गया है, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है और ये भी सीपीआई ही होता है। सीपीआई इन्फ्लेशन को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। और राष्ट्रीय लेखाओं के अपस्फीति कारक के तौर पर, डिफ्लेटर के तौर पर भी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको कि किन किन चीज़ों के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। डिफ्लेटर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला हमारा सवाल है, रेपो दर में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि यानी कि अगर हमारा जो रेपो रेट है, रेपो रेट अगर बढ़ता है आपका, तो रेपो रेट बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या इंपैक्ट होगा, तो इसको हमको बताना है। अब पहले जो 4 इंपैक्ट हमारे सामने लिखे हुए, पहला है वाणिज्यिक बैंकों की उधार लागत में वृद्धि, दूसरा है मासिक ईएमआई का अधिक होना, तीसरा है उच्च उपभोग और चौथा है उच्च निवेश। इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से कितने सही है वो आपको बताना है। अगर आपको जवाब पता है, देखिए बहुत इजी सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए। जल्दी से आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लीजिए, 2 सेकंड पॉज कर लीजिए, सवाल को और ढंग से पढ़िए और सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ईजी सवाल है और ऐसे ही सवाल यूपीएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो जवाब आपको देना है, बहुत ईजी सवाल है। इसमें से ये 2 पॉइंट जो हैं ये आपको रेपो रेट में बढ़ने की वजह से देखने को मिलते हैं, जबकि ये 2 पॉइंट जो हैं ये रेपो रेट में कम होने की वजह से देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसकी एप्लीकेशंस आगे भी हमको देखने को मिल सकती है। तो मान रेपो रेट सबसे पहले होता क्या है, रेपो रेट का मतलब होता है कि जब आपका कोई कमर्शियल बैंक जो है, यानी कि जैसे कमर्शियल बैंक एग्जांपल के तौर पर आपका एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक हो गए, जैसे आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक हो गए भारत में, ये आपके सारे कमर्शियल बैंक हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक को कोई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है, यानी कि थोड़े समय के लिए मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास पैसे मौजूद नहीं है, तो अब ऐसे में कमर्शियल बैंक क्या करेगा, ये आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई क्या है, आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। हम इकोनॉमिक्स की किताबों में पढ़ते हैं आरबीआई क्या है, आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। यानी कि अगर बैंकों को कहीं से पैसा नहीं मिलता तो बैंक जो है वो आरबीआई के पास जाते हैं। तो बैंक आरबीआई के पास जाएंगे और बैंक आरबीआई से उधार लेंगे, और तो बैंक जो है वो आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा देगा, और इस पैसे के बदले जब बैंक आरबीआई को पैसा वापस करेंगे तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी वापस करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसको रेपो रेट कहा जाता है, इस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहा जाता है। अब ये कमर्शियल बैंक ने, मान लीजिए एसबीआई ने आरबीआई से कुछ पैसा लिया है, तो एसबीआई उस पैसे को अपनी तिजोरी में रखेगा तो नहीं, क्योंकि एसबीआई को तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एसबीआई को तो पैसा फायदा तब होगा जब एसबीआई उस पैसे को बैंक को जो ग्राहक है उनको दे देता है, यानी कि उनको लोन के तौर पर दे देगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, एसबीआई क्या करेगा, ये 4-5 लोगों को लोन के तौर पर ये पैसा प्रदान कर देगा। पर आप सोच करके देखिए कि मान लीजिए आपका रेपो रेट पहले मान लीजिए एसबीआई ने 100 रुपए का उधार लिया है और रेपो रेट 5 रुपए का है, तो जो आपका कमर्शियल बैंक है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे वापस, 105 रुपए वापस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 105 रुपए वापस देने पड़ेंगे। लेकिन अब मान लीजिए रेपो रेट बढ़ जाता है, 5 से बढ़ करके 10 रुपए हो जाता है, तो अब आपका कमर्शियल बैंक को कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे, अब 110 रुपए वापस देने पड़ेंगे। यानी कि इनका खर्चा तो बढ़ गया है, पर इनका खर्चा बढ़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक इंटरेस्ट लेते हैं लोन पर वो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो बैंक जो इंटरेस्ट लेते हैं लोन पर वो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यही पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका पहला क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों की जो उधार की लागत है वो बढ़ गई है, कमर्शियल बैंक जो उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ गया है, और दूसरा जो ईएमआई लोग पे करते हैं, यानी कि यहां पर देखिए लोग भी तो ईएमआई पे कर रहे हैं। तो जब कमर्शियल बैंक का खर्चा बढ़ा है तो इनका भी खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक को अपने प्रॉफिट को भी तो कवर करना है, तो ये इनका खर्चा बढ़ा देंगे, तो इनका खर्चा भी यहां पर बढ़ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा सवाल है इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, वो तो हमने देख ही लिया है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला जो हमारा सवाल है ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को लेकर के है। सवाल में पूछा गया है सीमांत स्थायी सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है एमएसएफ के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों पर भारतीय रिजर्व बैंक से 1 दिवसीय निधि उधार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है एमएसएफ की दर सामान्यतः रेपो दर से लगभग 100 आधार अंक
कम निर्धारित की जाती है ताकि बैंकों को चल निधि अभाव के दौरान उधार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? देखिए, अगर आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो एमएसएफ के बारे में जब यहां पर कम शब्द आया था तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए था कि ये कम तो नहीं होता है, ये रेपो रेट से ज्यादा होता है। तो पहला दूसरा जो स्टेटमेंट है वो तो ऐसे ही गलत हो जाता है। अभी इस पर हम आगे बात करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट तो आपका ऐसे ही गलत हो जाता है और पहला स्टेटमेंट सही है। एमएसएफ के बारे में सही डेफिनेशन यहां पर दी हुई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो एक बार देख लेते हैं क्या सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब हम थोड़ा सा एमएसएफ को समझते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने देखा था एक आपका कॉन्सेप्ट होता है रेपो रेट का कॉन्सेप्ट। रेपो रेट की जो फुल फॉर्म है, रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपर्चेज। रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपर्चेज अग्रीमेंट। क्या है? रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपर्चेज अग्रीमेंट। अब यहां पर रीपर्चेज हो क्या रहा है? दरअसल होता क्या है, रेपो रेट में जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं तो इस उधार के दौरान इनको कुछ कोलेट्रल देना पड़ता है, इनको कुछ जो है कुछ चीजें गिरवी रखनी पड़ती हैं। और ये गिरवी क्या रखते हैं? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो जीसैक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो गिरवी रखी जाती हैं। पर अब अगर किसी बैंक को, किसी कमर्शियल बैंक को आरबीआई से उधार लेना है तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखना पड़ेगा। पर सोच करके देखिए कि कोई बैंक ऐसा भी हो सकता है जिसके पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खत्म हो गई हो या ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कम पड़ गई हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बेसिकली आपका जो कमर्शियल बैंक है वो तो उधार ही नहीं ले पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके लिए भी आरबीआई ने व्यवस्था कर रखी है। होता क्या है, आपने एक और कॉन्सेप्ट सुना होगा, आपने दो कॉन्सेप्ट और सुने होंगे। एक होता है आपका सीआरआर और एक होता है एसएलआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये जो कैश रिजर्व रेशो है ये तो कैश में रखा जाता है, लेकिन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है वो लिक्विड एसेट में रखा जाता है। लिक्विड एसेट यानी कि जैसे आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड भी लिक्विड एसेट है, या आपका जीसैक हो गया। तो हर एक बैंक के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो इस जीसैक में भी मौजूद होती हैं। हर एक बैंक के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो इस एसएलआर में भी मौजूद होती हैं। तो जो आरबीआई है वो क्या करता है, आरबीआई एक बैंक को ये मौका देता है, अगर बैंक के पास जो उसकी सामान्य गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं तो बैंक जो है वो जो आरबीआई है वो बैंक को ये कहता है कि आप जो है 1% अपना जो एसएलआर कोटा है उसको 1% कम कर दीजिए। और जब एसएलआर कोटा को 1% कम करेंगे तो जो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, मान लीजिए पहले एसएलआर में आपका 100 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई थी, अगर इसको 1% कम कर दिया जाता है तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर फ्री हो जाएगी। इस एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कमर्शियल बैंक आरबीआई को देगा और आरबीआई उसके बदले उधार देगा। पर अब आप सोच करके देखिए कि यहां पर आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को ये छूट दे रहा है कि आप अपना जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है उसको कम करके हमारे से उधार ले लीजिए। तो ऐसे में ये लोन तो बहुत रिस्की है, ये लोन तो बहुत जोखिमपूर्ण है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या इस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई मांगेगा क्या वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा या कम होगा? जाहिर तौर पर जब आप कोई रिस्की लोन लेते हैं तो उस पर जो हम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। तो एमएसएफ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है, रेपो रेट प्लस X% ज्यादा होता है। इसीलिए जो पिछले अमाउंट में, जो सवाल में यहां पर लिखा हुआ था कि ये जो आपका कम होता है, यही आपको याद रखना है। तो ये कम नहीं होता है, ये ज्यादा होता है। तो ये गलत है आपका। और इसमें यही होता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो अपनी प्रतिभूतियों पर रिजर्व बैंक से 1 दिवसीय निधि उधार प्राप्त करते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना। कितना ज्यादा होता है? तो सामान्यतः ये जो है 25 आधार अंक यानी कि 0.25% ये ज्यादा माना जाता है। ये इसको हमने समझ लिया है। चलिए आगे बढ़े आप। अगली वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो हमने देखा कि गिरवी रख करके एमएसएफ निधि प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई जो है छूट देता है कि वो अपने एसएलआर यानी कि सांविधिक चल निधि अनुपात एसएलआर से जो है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वही चीजें हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस की हैं। आप चाहें तो इस पीपीटी को पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी समझने लायक जो चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा सवाल है ये आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय लघु बचत कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसका विनियमन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग यानी कि इकोनॉमिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, एनएसएसएफ का प्राथमिक उद्देश्य लघु बचत लेन देन को भारत की संचित निधि से अलग करना है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, एनएसएसएफ व्यवस्था के तहत लघु बचत का संपूर्ण
सकल संग्रह प्रत्यक्ष रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इन सवालों में, क्योंकि आप इन सवालों के इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप जो है आप हर एक चीज नहीं पढ़ सकते। यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग अंडर द सन। तो हर चीज आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको यूपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करते समय ये एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। सही सवालों के जवाब को ढूंढने की हैबिट जो है वो हमको डेवलप करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये स्टेटमेंट सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही रेगुलेट करती है। तो ये एक तो आपका सही स्टेटमेंट है, ये तो वैसे ही सही हो जाता है। दूसरा अगर आप देखें तो एनएसएसएफ का प्राथमिक उद्देश्य लघु बचत लेन देन को भारत की संचित निधि से अलग करना है। तो हमने देखा कि एनएसएसएफ का ये भी आपका स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है कि एनएसएसएफ जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य लघु बचत लेन देन को भारत की संचित निधि से अलग करना है। लेकिन तीसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि संपूर्ण सकल संग्रह जो है यानी कि सारा का सारा पैसा जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं, जो विशेष प्रतिभूतियां हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत है। तीसरा अगर गलत है तो तीसरे को यहां पर आप काट सकते हैं और आपका पहला जो है वो सही जवाब हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो पहला यहां पर आपका सही जवाब है। तो हमने देखा एनएसएस की स्थापना जो है 1999 में हुई थी। इसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इस प्रणाली के अंतर्गत सभी लघु बचत संग्रह एनएसएसएफ में जमा किए जाते हैं और प्राप्त निधि को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप केंद्र एवं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। यानी कि सारा निवेश नहीं किया जाता, कुछ जो है कुछ हिस्सा उसका निवेश किया जाता है। यहाँ पर संपूर्ण लिखा हुआ है तो ये चीज इसको गलत बनाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब अंत में आपके लिए एक प्रैक्टिस सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने दो स्टेटमेंट हैं। पहला है आपका वास्तविक जीडीपी के तहत आधार वर्ष के मूल्यों पर उत्पादन के मूल्यांकन एवं वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में हुए परिवर्तन को मापता है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है वर्तमान में जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2016-17 इस्तेमाल होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे और आपके लिए ये पूरी सीरीज जो है वो लगातार चलती रहेगी। तो जितने भी हमारे सवाल हैं वो सारे हम जो सवाल हैं वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ करके डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।